अरे रघुनाथ, कल तुम्हारी बेटी को देखने लड़के वाले आए थे ना? क्या हुआ? बात जमी या नहीं? अभी बात उतनी आगे नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि सोच विचार करके बताएंगे। 2-4 दिन का समय मांगा है। पता नहीं हमारी पूनम के नसीब में क्या लिखा है। वैसे लड़के वाले बहुत अच्छे घर के हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि यह रिश्ता हो ही जाए। अरे रघुनाथ, अगर लड़के वाले अच्छे घर से हैं तो मुझे लगता है दहेज भी अच्छा खासा मांगेंगे। इतना दहेज कहां से लाओगे? अब कुछ भी हो, मैं चाहता हूं कि वह जीवन भर खुश रहे, सुखी रहे। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे उसके लिए कर्ज क्यों ना उठाना पड़े। मैं उठाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा। रघुनाथ, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने आज तक कभी किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। और मैं कहता हूं, कर्ज लेने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे पास जितना भी है उसके हिसाब से ही तुम लड़के वालों की तलाश करो ना। इतने बड़े बड़े घर के रिश्ते लाने की क्या जरूरत है? अगर बड़े घर के रिश्ते देखोगे तो दहेज भी बड़ा ही देना होगा। बुरा मत मानना रघुनाथ, लेकिन मुझे लगता है जितनी हमारी औकात है, हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए। खुद की औकात के बाहर जाकर सपने देखोगे तो कहीं तुम्हारे लिए मुसीबत ना खड़े हो जाए। हाँ बिरजू, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे काम आते हैं जो हमें पहली बार ही करने पड़ते हैं। मेरी मजबूरी है और मेरी बेटी की शादी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। 10 साल पहले उसकी माँ हमें छोड़कर चली गई। तब से मेरे बेटे गोपाल और पूनम को मैंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। पूनम की माँ हमेशा से चाहती थी कि जब पूनम बड़ी होगी तो हम उसकी शादी बहुत बड़े घर में और बहुत धूमधाम से करेंगे। हमारी इकलौती बेटी है, हम उसकी शादी में कोई कमी नहीं होने देंगे। पूनम की माँ तो नहीं रही, लेकिन मैं उसका सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी शादी अच्छे घर में ही करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को दुनिया भर की खुशियां मिले। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक गांव का आदमी आता है जो बहुत निराश होता है। उसे देख रघुनाथ बोलता है, क्या बात है हरकू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं चाचा जी, वह हमारे गांव का जमींदार दुर्जन सिंह, उसने तो जीना हराम कर दिया है। हमारे अनपढ़ होने का फायदा उठाता है। 2 साल पहले मैंने उससे कर्ज लिया था, तब से लेकर आज तक चुका ही रहा हूं। अब इतनी बड़ी रकम तो मैं एक बार में नहीं चुका सकता, इसलिए मैं किस्तों में चुका रहा था। लेकिन यह दुर्जन सिंह हर बार मुझे आखिरी किस्त कहकर लूटने जा रहा है। पिछले 3 महीने से वह यही बोलता है कि यह आखिरी किस्त है। जब मैंने आज अपने जमीन के कागजात वापस मांगे तो उसने आज भी यही कहा कि मेरी और एक किस्त बाकी है। वह हर बार यही बोलता है और मेरे जमीन के कागजात मुझे वापस देने के लिए तैयार ही नहीं है। इस बार मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बोल ही दिया, भले ही हम अनपढ़ हैं, लेकिन भुलक्कड़ नहीं। 3 महीने पहले ही मेरा सारा कर्जा मैंने आपको लौटा दिया है। तब उस नीच आदमी ने मुझे सबूत मांगा, और हम तो अनपढ़ है, कहाँ से सबूत लाएंगे? हमें ना पढ़ना आता है ना लिखना, हम कहाँ लिख कर रखेंगे? उसने कहा कि उसके खाते में मेरी आखिरी किस्त पूरी नहीं हुई है, तब तक वह मेरे ज़मीन के कागजात मुझे नहीं लौटाएगा। तुम फिक्र मत करो हरकू, तुम चलो मेरे साथ। ये जमींदार अपने आप को समझता क्या है? यह तो सरासर गलत है, नाइंसाफी है। इसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी, नहीं तो यह तो हम जैसे गरीबों को जीने नहीं देगा। रघुनाथ हरकू के साथ जमींदार के पास जाकर बोलता है, ये क्या है दुर्जन सिंह, तुम हरकू की जमीन उसे वापस क्यों नहीं कर रहे?
ओ रघुनाथ, अब तुम आए हो हरकू की वकालत करने। अच्छा तो सुनिए वकील साहब, दरअसल हरकू ने मुझसे जो कर्जा लिया था उसकी किस्त अभी तक पूरी नहीं हुई है, और जब तक ये पूरी किस्त मुझे लौटा नहीं देता मैं इसके जमीन के कागजात नहीं लौटाऊंगा। अगर ये मुझे के लौटाने से मना करता है तो इसकी सारी की सारी जमीन में हड़प कर लूंगा। और लगता है तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए इसकी वकालत करने के लिए यहाँ आ गए। जमींदार, ये सरासर गलत है, अन्याय है। अरे ऊपर वाले ने तुम्हें इतना भर भर के धन दिया है, उसका इतना फायदा मत उठाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लोगों को लूटते लूटते कहीं तुम पर भीख मांगने की नौबत ना जाए। अपने कर्म इतने भी खराब मत करो कि तुम्हारे दिन ही खराब हो जाए। भूलो मत, ऊपर वाला सब देखता है। चुपचाप हरकू की जमीनों से अभी वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। ए रघुनाथ, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने मेरे घर में आकर मुझे ऊंची आवाज में बात करता है। अरे तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है, और तुम मुझसे बहस करता है। भूल मत, मैं इस गांव का सबसे रईस आदमी हूं। मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। कल को जब तुझे जरूरत आन पड़ेगी तो तू भी मेरे सामने आकर ही मुझसे भीख मांगेगा। भगवान ना करे मुझे तुझसे नीच आदमी के सामने हाथ फैलाना पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे सामने भीख मांगने कभी नहीं आऊंगा। ए रघुनाथ, आवाज नीचे करके बात कर। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे घर सोने के भंडार लगे हुए हैं। तेरी क्या औकात है और क्या हैसियत है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो तू तो ये बड़ी बड़ी बातें अपने जेब में ही रख। और हाँ, तुम लोग तो एहसान मानो कि मैं जरूर के समय तुम लोगों की मदद करता हूँ, तुम लोगों को पैसे देता हूँ। पैसे देकर तुम लोगों पर एहसान नहीं करते। इतना ब्याज लगाते हो कि आदमी ब्याज चुकाते चुकाते ही थक जाता है। ब्याज के नाम पर लोगों से 5 गुना रकम वापस लेते हो, और तुम इसे मदद और एहसान का नाम देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बस बहुत हो चुका। तुम दोनों यहाँ से निकलते हो या अपने आदमियों से कहकर धक्के मारकर यहाँ से निकालूं? हरकू, तू तो अपनी जमीन भूल ही जा, जब तक तू मेरी आखिरी किश्त नहीं लौटा देता। मैं तुझे जमीन तो देने से रहा, अगर तुझे जमीन वापस चाहिए तो पहले मेरी आखिरी किस्त मुझे वापस कर, उसके बाद ही तुझे कागजात मिलेंगे। तब तक मुझे मुंह मत दिखाना। चल निकल यहाँ से। दुर्जन सिंह दोनों को वहाँ से निकाल देता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दुर्जन सिंह सोचता है, इस रघुनाथ की कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है। मैं भी देखता हूँ कब तक बचता है। कभी ना कभी तो यह मेरे पैरों पर आएगा। इसे तब सबक सिखाऊंगा। इसकी सारी हेकड़ी ना उतारी तो मेरा भी नाम दुर्जन सिंह नहीं। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर रघुनाथ और उसका बेटा गोपाल दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके घर एक आदमी आकर बोलता है, मुबारक हो रघुनाथ। लड़के वाले को पूनम बहुत पसंद आई है, लेकिन रघुनाथ उन्होंने दहेज में 30,000 रुपए मांगे हैं। लड़के के पिता कह रहे थे, अगर तुम्हें मंजूर हो तो वह जल्द से जल्द यह रिश्ता करना चाहेंगे। यह तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी पूनम होने पसंद आ गई, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने तो मेरे सोच से भी दुगनी रकम बता दी। अरे रघुनाथ, कुछ ना कुछ करके यह रिश्ता पक्का कर ही दो। यह रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। तुम्हारी लड़की को इतना अच्छा खानदान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लड़का भी बहुत अच्छा है। और उनका क्या है, अगर तुमने दहेज देने से मना कर दिया तो वह दूसरी लड़की देख लेंगे। और इतना अच्छा खानदान है, इतने बड़े लोग हैं, कोई भी उन्हें लड़की देने के लिए तैयार हो ही जाएगा। उन्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अब तुम ही सोचो तुम्हें क्या करना है। लेकिन मेरी मानो तो पूनम के लिए इससे अच्छा रिश्ता कहीं और नहीं मिलेगा।
पिताजी, मुझे लगता है हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी आई है। आधे से भी ज्यादा रकम तो फसल बेचने से हो जाएगी। और आप लड़के वालों से बात करके अभी सगाई कर दीजिए और हम शादी 6 महीने बाद के मुहूर्त में करेंगे। तब तक मैं शहर जाकर कोई काम कर लेता हूँ और 6 महीने में बाकी की रकम भी जमा हो जाएगी। फिर हम पूनम की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर पूनम की शादी तय हो जाती है और गोपाल नौकरी के लिए शहर चला जाता है। देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं। गोपाल अभी तक नहीं आता। रघुनाथ और पूनम गोपाल की राह देख रहे होते हैं। पिताजी, भैया को गए हुए 5 महीने हो गए। भैया अभी तक नहीं लौटे। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि गोपाल अभी तक क्यों नहीं लौटा। जब से गया है तब से उसने एक बार ही तार भेजा था और उसने कहा था कि वो 2 महीने के भीतर आ जाएगा। लेकिन अब तो बहुत समय हो गया है, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। लड़के वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उन्हें फसल बेचकर आधे पैसे तो दे दिए, लेकिन आधे पैसे अभी भी बाकी है। मैंने सोचा था जैसे ही गोपाल आ जाएगा उन्हें दे दूंगा, लेकिन गोपाल को तो बहुत समय हो गया। पता नहीं यह लड़का वहां कर क्या रहा है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर लड़के वालों की तरफ से एक आदमी आकर बोलता है। अरे भाई रघुनाथ, शादी को बस 1 ही महीना बचा है। तुमने अभी तक दहेज की रकम नहीं दी। लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं भाई, उन्हें भी शादी की तैयारी करनी है, जेवरात बनाने हैं। उन्हें इतना इंतजार करवाना सही बात नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो तुम्हें हामी भरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुम उस वक्त कह सकते थे कि इतना दहेज देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। वो कहीं और रिश्ता जोड़ लेते। लड़के के पिता बहुत गुस्सा कर रहे थे। मुझे तो डर है कहीं वह ये रिश्ता ना तोड़ दे। तुम जल्द से जल्द उन्हें पैसे दे दो, वरना तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। उनका क्या है, वह लड़के वाले हैं और पैसे वाले भी हैं। वह तो कहीं और रिश्ता जोड़ ही लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी पूनम की बदनामी हो गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कोई पूनम से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। सारे लोग तो यही समझेंगे ना कि पूनम में कोई खोट होगी, या फिर तुम्हें धोखेबाज समझेंगे कि तुमने दहेज के लिए मुकर गए। दहेज नहीं दिया। अगर यह बात गांव भर में फैल गई तो इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। ये सारी बातें सुनकर रघुनाथ बहुत डर जाता है और बोलता है, जी, मुझे 1 सप्ताह का वक्त दे दीजिए। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर दहेज की बाकी की रकम दे दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन आप लड़के वालों को समझाइएगा कि वह यह रिश्ता ना तोड़े। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं दे दूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा और तुम कुछ भी करना, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर पैसे उन्हें मिल जाने चाहिए। अब मैं चलता हूँ। रघुनाथ बहुत चिंता में पड़ जाता है और मंदिर जाकर प्रार्थना करता है। हे माता रानी, मैंने लड़के वालों को का तो दिया कि मैं 1 सप्ताह के भीतर सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं करूं तो क्या करूं? एक तो गोपाल अभी तक नहीं लौटा है। मैं तो उसके ही भरोसे बैठा था और यहाँ पूनम की शादी टूटने की नौबत आ गई है। लड़के वाले अब इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है माता रानी, मेरी मदद कर दीजिए। अगर मेरी पूनम की शादी टूटी तो उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी बहुत बदनामी होगी। मुझ में हिम्मत नहीं है माता रानी कि मैं यह सब होता हुआ देखूं। मुझे कुछ तो रास्ता दिखाइए।
तभी वहां पर एक गांव का आदमी आकर बोलता है। अरे रघुनाथ, माता रानी से क्या कहते हो? माता रानी स्वयं आकर तो तुम्हारी मदद नहीं करेगी, तुम्हें पैसे तो नहीं देगी। इसके लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। अपनी मदद तुम्हें खुद करनी होगी। मुझे लगता है तुम्हारे पास एक रास्ता है। हमारे गांव का जो जमींदार है ना, तुम उसे जाकर बाकी की रकम मांग लो, और जब तुम्हारा बेटा लौटेगा तो तुम उसे वापस कर देना। मैं जानता हूं वह बहुत ब्याज लेता है, लेकिन तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं उस जमींदार के पास कभी नहीं जाऊंगा। जमींदार बहुत नीच और गिरा हुआ आदमी है। अरे रघुनाथ, मूर्ख मत बनो। अपना स्वाभिमान अपने जेब में रखो। यह स्वाभिमान दिखाने का वक्त नहीं है। तुम्हारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। तुम्हारी बेटी का सवाल है। एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता, और तुम अपना स्वाभिमान लेकर बैठे हो। माना कि तुम्हारी और जमींदार की बनती नहीं, लेकिन इस वक्त वही एक है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और रही ब्याज की बात, गोपाल जल्दी आता होगा, तो जैसे ही आएगा तुम उसके सारे पैसे लौटा देना। तब तक उसका ब्याज ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, सो तुम चुका देना। मेरी बात मानो तो उसके पास जाओ और उसे विनती करो, तो ही वह तुम्हें पैसे देगा। पिछली बार जब तुम दोनों के बीच कहां सुनी हुई थी, उसके लिए तुम उससे माफी मांग लेना। चाहे कुछ भी करना, लेकिन उसे मना लेना, नहीं तो तुम्हारी मदद इस गांव में तो कोई नहीं कर सकता। रघुनाथ सोच में पड़ जाता है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर रघुनाथ सोचता है, लगता है मुझे जमींदार के पास जाना ही होगा। सच में मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गोपाल तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। तब तक मुझे जमींदार से ही पैसे उधार लेने ही होंगे। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं। और पता नहीं जमींदार मुझे क्या कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो कुछ भी है, चाहे वह मुझे गाली क्यों ना दे दे, मुझे आज सुनना ही होगा। रघुनाथ हिम्मत करके जमींदार के पास जाता है और जमींदार से बोलता है। फिर जमींदार जी, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं जानता हूं जमींदार जी, आपको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। लेकिन जमींदार की उसे बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की, तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। उस दिन तो शेर की तरह बहुत दहाड़ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तो तुम बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर आए होंगे। मैंने तो तुम्हें उसी दिन चेतावनी दी थी कि मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। एक न एक दिन तुम्हें मेरे पैरों पर आना ही होगा, और आज देख लो, ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। खैर छोड़ो, बताओ तुम कितने पैसों की जरूरत है? जी जमींदार जी, मुझे 20,000 की जरूरत है। जैसे ही गोपाल शहर से लौटता है, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम्हें तो पता है ना रघुनाथ, मैं ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा करके ऐसे नहीं देता। तुम्हारे जमीन के कागजात लेकर आओ, और जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देते, तब तक वह जमीन के कागजात मेरे पास ही रहेंगे। और हां, अगर तुमने पैसे लौटाने में आनाकानी की, तो मैं तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लूंगा। याद रखना। जी जमींदार जी, मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं आपको जमीन के कागजात देने के लिए तैयार हूँ। रघुनाथ वहां से चला जाता है। जमींदार सोचता है, आखिरकार आज यह मेरे शिकंजे में आ ही गया, और मैं देखता हूं कि यह जमीन मुझे कैसे छड़ाता है। इतना ब्याज लगाऊंगा कि चुकाते चुकाते यह मर जाएगा, लेकिन मेरा ब्याज नहीं चुकेगा। इसकी जमीन तो मैं इसे वापस देने से रहा,
अपनी बेटी के शादी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा था ना। मैं भी देखता हूं कि यह बड़े घर में रिश्ता कैसे होता है। यह शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। यह लड़के वालों को दहेज देने के लिए मुझे पैसे लेकर गया है। जब वह पैसे उसके पास रहेंगे ही नहीं तो दहेज कहां से दे पाएगा। लड़के वाले इसके मुंह पर यह रिश्ता तोड़ कर जाएंगे। अब आएगा मजा। दुर्जन सिंह अपने 2 आदमियों को बुलाकर रघुनाथ के घर चोरी करने के लिए भेजता है और उसी रात दुर्जन सिंह के आदमी जाकर रघुनाथ के घर से वह पैसे चुरा कर लेकर आते हैं। शाबाश, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। अब मैं देखता हूं यह रघुनाथ की बेटी की शादी कैसे होती है और तो और वह मेरे पैसे कैसे चुकाता है। फिर अगले दिन जब रघुनाथ को पता चलता है कि उसके घर में वो पैसे नहीं हैं, तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। हे भगवान, यह सब कुछ क्या हो गया? मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है? एक तो मेरा बेटा अब तक नहीं लौटा है। जैसे तैसे मैं दहेज की रकम जमा की थी, वह भी नहीं रही। पता नहीं किसने वह पैसे चुरा लिए। अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनके सवालों का क्या जवाब दूंगा? पता नहीं वह मेरे और मेरी बेटी के बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे। मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा? पिताजी, जो होना था वह हो गया। मुझे लगता है ये रिश्ता मेरे नसीब में है ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप लोगों के बारे में क्यों सोचते हो? लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है बातें बनाना। उन्हें बनाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी पिताजी, भैया यहाँ नहीं है और उनके गैर मौजूदगी में मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इतने दिन से क्यों नहीं लौटे? हमें उनका पता लगाना चाहिए पिताजी। आप शादी की बात दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे कोई शादी नहीं करनी। पहले आप मेरे भैया का पता लगाइए। अब लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। तुम सही कह रही हो बेटा। तुम्हारी शादी के चक्कर में मैं गोपाल के बारे में सोचा ही नहीं। बस उसे कोसता रहा कि वह क्या कर रहा है, इतने दिनों से क्यों नहीं लौटा। मैंने उसका पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन बेटा, शहर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और वहां तो हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। मैं किसे पता लगाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहां पर लड़के वालों की तरफ से एक आदमी फिर से आता है और रघुनाथ को बहुत कुछ सुनाता है। सारे गांव वालों के सामने रघुनाथ की बहुत बेइज्जती होती है। यह सब देख दुर्जन सिंह बहुत खुश होता है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर रघुनाथ के घर एक आदमी आकर बोलता है, गोपाल का घर यही है? जी हाँ, मैं गोपाल का पिता हूँ। कहिए ना, क्या बात है? माफ करना चाचा जी, बहुत बुरी खबर है। दरअसल गोपाल जी इस कंपनी में काम कर रहा था। उस कंपनी में बहुत बुरी तरह से आग लग गई थी और सारे के सारे कर्मचारी मारे गए। उसमें आपका बेटा भी शामिल था। सारे लोग इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि किसी की लाश पहचान पर मुश्किल हो गया था। इसलिए सब लोगों का वहीं अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह सारी बातें सुन पूनम और रघुनाथ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोनों के पैरों तले जमीन की सप जाती है। रघुनाथ यह बात सुन बेहोश हो जाता है। पिताजी उठिए, पिताजी आपको क्या हो गया? उठिए ना पिताजी। थोड़ी देर बाद रघुनाथ होश में आता है। अपने बेटे के लिए बहुत फूट फूट कर रोता है। मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है जो ऊपर वाला मुझे एक के ऊपर एक दुख देता ही जा रहा है। पहले तो उसने तुम्हारी शादी तुड़वा दी, घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और ऊपर से आज मेरा बेटा भी मेरे पास नहीं है। आखिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है?
चिंता मत कीजिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। पहले ही आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से आप इतनी चिंता करेंगे तो और भी खराब हो जाएगी। और पिताजी भैया तो नहीं रहे, लेकिन मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे रहूंगी पिताजी? रघुनाथ अपनी बेटी की ओर देखकर थोड़े हिम्मत बांधता है। देखते ही देखते महीना बीत जाता है। फिर एक दिन दुर्जन सिंह रघुनाथ के घर आकर बोलता है, रघुनाथ, मैं मेरे पैसे लेने आया हूँ, मेरे पैसे मुझे लौटा दो। जमींदार जी, आपको तो सब कुछ पता है। मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, मैंने अपना बेटा खो दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके पैसे कहाँ से लौट आऊंगा? देख रघुनाथ, तेरे घर की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। तेरे घर में चोरी हुई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शायद तेरे ही कुछ बुरे कर्म रहे होंगे जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो अपनी जमीन भूल जाओ। ऐसा मत करिए जमींदार जी, वह जमीन तो एकमात्र मेरे जीने का सहारा है। इतना कठोर दिल मत बनिए। मैंने अभी अभी अपना बेटा खोया है और आप मुझसे मेरी जमीन छीनने की बात कर रहे हैं। अगर वह जमीन ही ना रही तो मैं क्या करूंगा? किसके सहारे जीऊंगा? मैं और मेरे बेटी तो भूखी मर जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके पाए लौटा दूंगा, लेकिन मुझे वक्त की जरूरत है। मुझे कुछ और वक्त और दे दीजिए। मैं खेती करूंगा, जैसे तैसे करके तो मैं आपके पैसे लौटाऊंगा, लेकिन लौटा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं जमींदार जी, मुझ पर रहम खाइए। मैं आपके पैर पड़ता हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें समय देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुझे महीने के महीने मेरी किस्त मिल जानी चाहिए, नहीं तो तुम मेरा ब्याज जानते हो। जी जमींदार जी, मैं याद रखूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। गांव के बाहर जमींदार को एक आदमी अपने हाथ में बाग लिए हुए दिखता है। जमींदार उसे देखकर बोलता है, जी आप कौन? इस गांव के तो नहीं लग रहे। किसके घर आए हो? जी, वो मैं गोपाल का घर ढूंढ रहा था। आप तो जानते ही होंगे, आप तो इसी गांव के हो ना? क्या आप मुझे बता सकते हो गोपाल का घर कहाँ है? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? दरअसल मैं शहर से आया हूँ। गोपाल जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी ने मुआवजे के तौर पर गोपाल के परिवार वालों के लिए पैसे भेजे हैं। मैं वही देने आया था। क्या आप मुझे बताएंगे गोपाल का घर कहाँ पर है? तभी दुर्जन सिंह को एक तरकीब सूझती है और वह उस आदमी से कहता है, दरअसल बेटा, वह बदनसीब बाप में ही हूँ। गोपाल मेरा ही बेटा था। तुम चलो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। दुर्जन सिंह उसे झूठ बोलकर अपने घर पर लेकर जाता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। हिम्मत रखिए चाचा जी, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल ये हादसा कैसे हुआ, ये किसी को पता ही नहीं चला। अभी तक वहां के सारे लोग सदमे में हैं। मैं आपकी हालत समझ रहा हूं, लेकिन आप हिम्मत रखिए। इस बैग में कंपनी ने आपको एक अच्छी खासी रकम दी है। कंपनी आपका बेटा तो आपको लौटा नहीं सकती, लेकिन आपके आगे की जिंदगी के लिए आपके लिए मदद भेजी है। इसे स्वीकार कर लीजिए। फिर दुर्जन सिंह रख लेता है और वह आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दुर्जन सिंह बैग खोलकर देखता है तो उसमें लाखों रुपए होते हैं। यह देख दुर्जन सिंह की आंखें चमक होती है और वह कहता है, हे भगवान, इतने सारे पैसे! अच्छा हुआ ये आदमी मुझे मिल गया। अगर सचमुच यह गोपाल के घर चला जाता तो ये सारे पैसे रघुनाथ को मिल जाते और वह मेरे सारे पैसे लौटा देता। क्योंकि इसमें इतने सारे पैसे हैं
कि वह तो गांव का सबसे अमीर आदमी बनकर बहुत ही इतरा था और बहुत ठाठ से रहता। भगवान, आपने ये बहुत अच्छा किया कि इस आदमी को भोपाल के घर पर पहुंचने ही नहीं दिया। शायद आप भी नहीं चाहते कि रघुनाथ को यह पैसे मिले। क्या बात है, आजकल तो ईश्वर भी मेरी बहुत सहायता कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। दिन बीतते चले जाते हैं। खेती में काम कर करके रघुनाथ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है। रघुनाथ बीमार रहने लगता है। दुर्जन सिंह रघुनाथ को पैसे के लिए बहुत सताता है। ए रघुनाथ, बस अब बहुत हो चुका। अब तेरी जमीन पर कोई अधिकार नहीं। वह जमीन मेरी हो चुकी है। वह जमीन में तुझे छीनता हूँ। बहुत दिन हो गए तुम्हारा नाटक देख रहा हूँ और मैं तुम्हें बहुत समय दे दिया। अब मैं तुम्हें एक दिन का भी और समय नहीं दूंगा। आज के बाद उसे जमीन पर पैर रखने की जुर्रत मत करना। तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रघुनाथ दुर्जन सिंह के सामने बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन दुर्जन सिंह उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर रघुनाथ चिंता में पड़ जाता है और सरपंच जी के पास जाकर मदद मांगता है। सरपंच जी दुर्जन सिंह को बुलाते हैं। सरपंच जी, इसने खुद वह जमीन मेरे नाम पर की है। उस जमीन के बदले मुझे 60,000 रुपए लिए थे और उसके बाद इसके घर में चोरी हो गई है तो पूरा गांव जानता है। अब आप ही बताइए सरपंच जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर इसके घर में चोरी हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? वह जमीन तो अब मेरी हो चुकी है और आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको जमीन के कागज दिखा सकता हूं। यह सारी बातें सुन रघुनाथ चौंक जाता है। ये तो क्या कह रहा है दुर्जन सिंह? मैंने तुझे कब 60,000 लिए? मैंने तुझे बस 20,000 लिए थे, वह भी अपनी बेटी की शादी के लिए, जो चोरी हो चुके थे। मैंने तुझे चुकाने के लिए समय मांगा, तूने मुझे वह भी नहीं दिया और अब तूने मेरी जमीन हड़प कर ली। ऊपर से झूठ बोल रहा है। सरपंची, यह सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई जमीन नहीं बेची थी। मैं जमीन गिरवी रख इससे 20,000 रुपए लिए थे। रघुनाथ, दुर्जन सिंह के पास सबूत है और यह बात सच है कि सारा गांव जानता है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई थी। उसी की वजह से तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हो पाई। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें जमीन बेचकर पैसे लिए थे तो तुम अब बेईमानी क्यों कर रहे हो, जबकि उसके पास सबूत है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लेकर आओ कि तुमने 60,000 नहीं 20,000 लिए थे, और तो और वह जमीन तुम्हारी है। इस बात का सबूत लेकर आओ कि तुमने इसके नाम पर जमीन नहीं की थी। रघुनाथ कुछ बोल नहीं पाता। उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आता है। वह उदास होकर वहां से चला जाता है और घर जाकर उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां पर गोपाल का एक दोस्त पता है और रघुनाथ से कहता है, नमस्ते चाचा जी, मैं गोपाल का दोस्त हूँ। दरअसल मैं भी शहर में उसके साथ काम किया करता था। मेरी तो उस दिन किस्मत अच्छी थी जो मैं अपने गांव चला गया था। जब मुझे गोपाल के बारे में पता चला तो मुझे तो जैसा सदमा ही लग गया था। बहुत कम समय में गोपाल और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे लगा कि मैं एक बार आपसे भी मिल लूं, इसलिए मैं यहां तक आ गया। आप ठीक तो है ना चाचा जी? क्या बताऊं बेटे, कुछ ठीक नहीं है। किस्मत में मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मेरी बेटी की शादी टूट गई। कुछ जमीन थी, वह भी हमारे जमींदार ने हड़प कर ली। अब बस ये टूटा फूटा सा घर है, बच्चा है, और कुछ नहीं। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं बेटा। चाचा जी, आपको मुआवजे की रकम तो मिली होगी, और वह कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी आपको यह दिक्कत कैसे हो रही है? यह तो क्या कह रहा है बेटा, मुआवजे की रकम?
मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या बात कर रहे हो चाचा जी? पिछले महीने ही तो शहर से यहाँ आदमी आया था आपको मुआवजे की रकम देने, और वापस आकर उसने कहा भी था कि वह आपसे मिलकर आया है। उसने आपको रकम दी है, और तो और दस्तावेज में आपके हस्ताक्षर भी है कि आपको वह रकम मिल चुकी है। ये तुम क्या बोलते जा रहे हो बेटा? मेरे पास कोई नहीं आया, और मेरे हस्ताक्षर कैसे हो सकते हैं, जबकि मैं तो अनपढ़ हूँ। मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं। चाचा जी, मुझे लगता है जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। जरूर आपका नाम पर किसी ने तो पैसे लिए हैं। मैं एक काम करता हूँ चाचा जी, मैं अभी शहर जाकर इस बात का पता लगाता हूँ कि वह कौन था जिसने आपका नाम पर यह रकम ली है। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, आप मुझे अपने बेटे की जैसे ही समझिए। मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। आपको और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बस मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर वापस आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर गोपाल का दोस्त रघुनाथ के पास आकर बोलता है, चाचा जी, मुझे पता चल गया है कि किसने वह रकम आपके नाम पर ली थी। दरअसल उसे लादमी का नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह के नाम से ही दस्तावेज में हस्ताक्षर थे। उसी ने कहा था कि वही गोपाल का पिता है, और सारी रकम उसने ही ली थी। यह बात सुनकर रघुनाथ की तन बदन में आग लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह सारी बात गोपाल के दोस्त को बताता है। गोपाल के दोस्त को भी यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर गोपाल का दोस्त बोलता है, चाचा जी, आप अभी चलिए सरपंच के पास। मैं उन्हें सारे सबूत दिखाता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि आपकी जमीन और आपके पैसे आपको कैसे नहीं मिलते। दोनों सरपंच के घर जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सरपंच जी को भी यह सब सुन बहुत गुस्सा आता है। सरपंच जी दुर्जन सिंह को वहां बुलाते हैं और उसे कहते हैं, दुर्जन सिंह, तुम इतने नीच और गिरे हुए इंसान हो सकते हो, यह मैंने नहीं सोचा था। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने किसी की मजबूरी का इतना फायदा उठाया। एक तो बेचारे रघुनाथ ने अपने बेटे को खोया, उसकी बेटी की शादी टूट गई, और ऊपर से तुमने उसे मुआवजे की रकम भी उसे छीन ली। मैं कहता हूं अभी के अभी रघुनाथ के सारे पैसे उसे वापस करो। और तो और कल ही मैंने गांव वालों को यह कहते सुना कि रघुनाथ के घर जिस दिन चोरी हुई थी, उसे दिन तुम्हारे ही आदमी रघुनाथ के घर के बाहर देखा गया था। मुझे तो लगता है इसमें ही तुम्हारे ही साजिश थी। बोलो दुर्जन सिंह, अब तुम बच नहीं सकते। तुम्हें सच बोलना ही होगा, वरना तुम्हें इतनी कठोर सजा मिलेगी, इसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुर्जन सिंह कुछ नहीं बोलता। वह चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहता है। तभी सरपंच जी कहते हैं, तुम्हारे चुप्पी ने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। तुम जैसे आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं? आज से तुम्हारी जमींदारी तुमसे छीन ली जाती है। दुर्जन सिंह, तुम इस लायक ही नहीं हो